डायबिटीज़ एक लाइलाज बीमारी नहीं है। सही लाइफस्टाइल और प्राकृतिक उपचार से इसे कंट्रोल और रिवर्स किया जा सकता है। क्या आप जानते हैं कि डायबिटीज़ दवा से नहीं, जीवन शैली बदलने से ठीक होती है। प्रकृति खुद एक चिकित्सक है और डायबिटीज़ इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। मैं सीमा सक्सेना आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल में। आज हम फिर से डायबिटीज़ की सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। पिछले पार्ट में हमने डायबिटीज़ का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, लक्षण देखे थे, कारण देखे थे और चेतावनी कि डायबिटीज़ के जो मरीज़ होते हैं उन्हें अगर डायबिटीज़ को सही टाइम पे ठीक नहीं किया गया तो उन्हें धीरे धीरे कौन कौन सी और प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। आज हम इसके नेचुरोपैथी में उपचार के बारे में जानेंगे। ये वैसे तो बहुत लंबा वीडियो बनेगा, आप इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। और इसमें जो भी हम उपचार बता रहे हैं वो स्टूडेंट्स को एक थ्योरी के उसमें बता रहे हैं। इसके अलावा अगर आप इस उपचार को करना चाहते हैं तो आप अपने पास के किसी भी अच्छे नेचुरोपैथी सेंटर में जाइए। वहाँ बहुत अच्छे डॉक्टर्स और काम करने वाले लोग हैं जो आपको, नेचुरोपैथी थेरेपिस्ट हैं बहुत अच्छे वहाँ पे, जो आपको अच्छे से आपका उपचार करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। डायबिटीज़ में सबसे पहले जो है कब्ज़ का इलाज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादातर लोगों को कब्ज़, जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनको कब्ज़ की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। तो उसके लिए आप चाहें तो रात में जैसे त्रिफला चूर्ण ले सकती हैं। इसके अलावा इसमें 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण गुनगुने पानी के साथ लीजिए, या आप रात में सोने से पहले ईसबगोल जो आता है मार्केट में उसको गर्म पानी या गर्म दूध से एक या 2 चम्मच ले सकते हैं। इसके अलावा सुबह उठकर 2 गिलास गुनगुना पानी पी सकते हैं। पार्शियल फास्टिंग यानी कि आंशिक उपवास, ये डायबिटीज़ जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए सबसे फ़ायदेमंद होता है। इसमें आपको भूखा नहीं रहना होता है, इसमें बहुत हल्का खाना खाना होता है जिससे जो आपकी शुगर है वो गिरती नहीं है, शुगर बिल्कुल स्थिर रहती है और उपवास का उपवास हो जाता है। ये डायबिटीज़ को कंट्रोल करने का सबसे बेहतर तरीका है। इसमें आपको फास्टिंग भी रखनी है और उसमें संतुलित आहार भी लेना है। इस चीज़ का ध्यान देना है कि जो भी आहार लेंगे, एक तो उसमें जो है शुगर स्पाइक जैसे कि अनाज जो होता है वो उसको थोड़ा कम लें। जो नॉर्मल गेहूं का जो आटा होता है उसकी मात्रा बहुत कम होनी चाहिए, क्योंकि वो क्या है, शुगर को बढ़ाता है। तो इसमें हम आगे आपको बताएंगे कि गेहूं जो आटा है उसमें क्या क्या मिलाया जा सकता है जिससे कि आपके लिए को फ़ायदा पहुंचे। ठीक है, तो ये जो होता है आंशिक उपवास होता है। इसमें जो हम आपको डाइट प्लान जो बता रहे हैं उन चीज़ों को आप इंक्लूड कीजिए अपने खाने में, और पीने की चीज़ों को इंक्लूड कीजिए अपने खाने में। तो इस तरीके से जो है आपका पेट हल्का रहेगा, पेट को आराम मिलेगा, जिससे उसके अंदर की जो भी ऑर्गन्स हैं वो अपना इजीली काम कर सकें अच्छे से। ज़रूरत से ज़्यादा खाना जो होता है वो शरीर को नुकसान देता है। ठीक है, तो ये पार्शियल फास्टिंग का ये मतलब जो आपको समझ में आ गया होगा, ये सबसे सुरक्षित वो होता है, डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखता है, प्लस आपको बॉडी को नेचुरल डिटॉक्स करता है। ठीक है, जो हमने विजातीय द्रव्यों के बारे में जाना था उसमें कि डायबिटीज़ में जो विजातीय द्रव्यों को आराम से बाहर निकालता है ये स्वेटिंग के ज़रिए, यानी कि पसीने के थ्रू, पेशाब और जो हम मल मूत्र त्याग करते हैं उसके थ्रू जो है ये पेट को साफ करता है। इसमें हमें ध्यान देना है कि सब्जियों का सूप और स्प्राउट्स, इसके अलावा सलाद, छाछ और नारियल पानी अधिक से अधिक मात्रा में लेना है। क्योंकि हमें फाइबर और पानी ये दोनों अच्छी मात्रा में लेने होंगे। आगे है हमें अपने डाइट प्लान में कौन कौन से फल और सब्जियों को रखना है। तो
हमारे डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए सब्जियों में जैसे हरी सब्जियां होती हैं, जैसे पालक, मेथी, लौकी, तोरई, करेला, टिंडा, ब्रोकली, बीन्स, भिंडी, पत्ता गोभी तथा फूल गोभी, गाजर आदि। ठीक है। इसके अलावा जो स्प्राउट्स होते हैं उसमें मूंग, मोठ, काला चना, मसूर, मिक्स स्प्राउट्स, ये एक छोटी कटोरी में लेना है। इसको बहुत ज़्यादा नहीं खाना क्योंकि इसकी जो वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। इसके अलावा जो फल हैं उनमें आपको सेब, अमरूद, पपीता, कीवी, नाशपाती, स्ट्रॉबेरी और अनार आधा कप। और इसमें सलाद में आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसको केवल एक टाइम में एक ही फ्रूट खाना है, मिक्स फ्रूट नहीं खाना। ठीक है। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। अब ये है मिश्रित आटा। मिश्रित आटा के अंदर हमें कौन कौन से अनाज कितनी कितनी मात्रा में लेने हैं इस चीज़ पे ध्यान देना है। इसको आप पूरे वीडियो, इसको ना सब जितने भी ये मैं डिटेल दे रही हूँ इनको पॉज कर करके आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है। तो हमें अब आटे की जो मात्रा लेनी है वो आप देखिए कि गेहूं जो है वो 25% लेना है, जौ 25% लेना है, मूंग 10%, बाजरा 10%, कुट्टू 10%, चना 10%, सोयाबीन 5% और मक्का जो है 5%। इन सबको मिला के इनका आटा बनाइए और आटा बना के उसकी रोटी बनाइए, वो बहुत फ़ायदेमंद होती है। खाने का रेशो देखिए, खाना जो है ये सबके लिए सेम है कि हमारा खाना किस हिसाब से खाना चाहिए कि हमारे शरीर पे इसका को पचाने में दिक्कत भी ना हो और हमें ये बीमार भी ना करें। हमारी जो थाली होती है उसका हमें 50% खाना होना चाहिए, उसके अंदर 50% में भी आधा जो है सलाद मान के चलिए, आधा खाना होना चाहिए। ठीक है। उसके अलावा 25% जो है वो पानी होना चाहिए। पानी हो या छाछ हो या जो सब्जी है या दाल है उसमें पानी अच्छे से मिला हुआ होना चाहिए। मीन्स जैसे कई लोग बहुत गाढ़ी गाढ़ी दाल लेते हैं तो वो भारी हो जाती है। अगर आप दाल कम और पानी ज़्यादा होगी, उसमें बहुत पतली दाल होगी तो उसको पचाने में आसानी होती है। उसके अलावा जो अब आटा मनता है, आटा जितना लोचदार होगा, जितना थोड़ा सा पतला टाइप का होगा, मतलब पानी की मात्रा जिस आटे में ज़्यादा होती है उसको हजम करने में आसानी होती है। जबकि अगर आप टाइट आटे की रोटी बनाएंगे तो वो उतनी बढ़िया भी नहीं बनती है और वो जो है आपके शरीर को पचाने में दिक्कत होती है। तो हमें 50% खाना लेना है, 25% पानी की चीज़ें लेनी है, छाछ या पानी वैसे बीच खाने में पानी नहीं लिया जाता है। लेकिन अगर आप खाना ऐसा खा रहे हैं जो सब्जी है वो सूखी सब्जी ले रहे हैं, उसमें शोरबा नहीं है, मीन्स शोरबे वाली सब्जी नहीं है, या छाछ नहीं ले रहे हैं, तो आपको पानी, नॉर्मल पानी, ठंडा पानी नहीं, नॉर्मल पानी आप थोड़ा थोड़ा करके उसके साथ पी सकते हैं ताकि वो अंदर जाके सलाइवा के साथ मिलके खाने को पचाने में आसानी दे। इसके अलावा 25% जो है पेट आपका खाली रहना बहुत ज़रूरी है ताकि भोजन को घूमने में, पेट के अंदर घूमने में जगह मिल सके। तो इसका सबसे बढ़िया बेहतरीन खाना कितना खाना चाहिए, इसके लिए सबसे बेस्ट है जैसे ही खाना खाते ही आपको डकार आती है खाना खाते वक्त, तो डकार का मतलब यही होता है कि पेट अब भर चुका है, इसको अब इससे ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं है, तो वहीं पे खाने को रोक दीजिए। पार्शियल फास्टिंग में टाइमिंग्स का बहुत ध्यान रखना होता है हमें कि दोनों खानों में 12 से 14 घंटे का अंतर होना बहुत ज़रूरी है। दिन में 2 बार आपको खाना है। अगर आपको सुबह का ब्रेकफास्ट आप 9 से 10 बजे करें तो रात का खाना 7 से 8 के बीच में खा लें। इतने घंटे बीच का गैप और फिर डिनर से नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट में भी उतना ही अंतर होना चाहिए। इससे क्या होता है कि शरीर के अंदर जो खाना होता है उसको पचने में 3 से 4 घंटे लगते हैं। वैसे तो अगर आप बहुत हल्का खाना खा रहे हैं तो 2 घंटे, 2 से ढाई घंटे। उसके बाद अगर आप थोड़ा फ्राइड वगैरह खाते हैं तो उससे 4 से 5 घंटे, डिपेंड करता है आप कितना हैवी भोजन लेते हैं। तो हम पार्शियल फास्टिंग में तो हल्का ही भोजन रखेंगे, बाकी का जो टाइम बचेगा उस टाइम में जो है बॉडी इंटरनल पार्ट्स को ठीक करेगी और उसके बाद जो है आपका जो मेंटेनेंस का जो काम है वो उस टाइम पीरियड में होता है जब आपका पेट खाली होता है।
डायबिटिक पेशेंट्स को क्या क्या खाना फ़ायदेमंद है। एक तो पानी बहुत सारा पीना है। ग्रीन टी आपके लिए सही रहेगी, धनिया पानी और ज़ीरा पानी। पर ये धनिया पानी और ज़ीरा पानी ये भी कुछ एक चीज़ें देखने के बाद ही लेना होता है। वैसे तो ये नुकसान नहीं देता, लेकिन फिर भी मतलब कई बार क्या होता है, डायबिटीज़ के साथ साथ और भी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसको, अगर आपको डायबिटीज़ के अलावा कोई दिक्कत नहीं है तो आप इसको ले सकते हैं। इसके अलावा खीरा, लौकी, तोरई, भीगे हुए बादाम ये बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। और इसके अलावा फाइबर और पानी बहुत अधिक मात्रा में लेना होता है। अब आती है सूर्य चिकित्सा। सूर्य चिकित्सा में जो पेशेंट्स होते हैं उनको सुबह की धूप बहुत फ़ायदा करती है। जो सुबह सुबह की धूप होती है, जिस समय सूरज की किरण जो है, सूरज निकलता है जब, तो उसकी 20 मिनट के अंदर अंदर किरण जो है वो पृथ्वी पर पहुंच जाती है। तो उस समय की जो धूप होती है वो बहुत फ़ायदेमंद होती है शरीर के लिए। हमारे स्पाइन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। हमारी हड्डियों को और मसल्स को मजबूत करती है, बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती है। ये बहुत फ़ायदेमंद है। तो 20 से 40 मिनट की धूप ज़रूर लगानी है शरीर को। इसमें कम से कम कपड़े पहने। पुरुष जो हैं वो बिना कपड़ों के केवल एक नीचे का वस्त्र पहन के उसमें धूप में बैठे, और स्त्रियां जो हैं वो हल्के कॉटन के कपड़े पहने, तो पहन के बैठें, जिससे जो है वाइट कलर का कपड़ा होना चाहिए। उससे क्या है कि जो आपकी कलर जो है वो सूरज की किरण से रिफ्लेक्ट ना करे, तो धूप जो है वो सीधी की सीधी शरीर पे लगे। तो पहले आप धूप के सामने बैठें, सामने की तरफ बैठें, तो उसमें हल्का सा फेस पे जो है कवर कर ले, और शरीर पे सनस्क्रीन बिल्कुल भी नहीं लगानी है। और फेस को ना थोड़ा सा कवर कर ले, ताकि आपका फेस पे कालापन ना आए। थोड़ा सा कवर कीजिए, ज़्यादा नहीं करना। उसके अलावा जो आपका पूरा शरीर है उसको बिल्कुल खुला, या तो लेट जाइए या फिर आप बेड कुर्सी पे बैठ के आप या खड़े होके आप मतलब धूप स्नान ले कर सकते हैं। उसके अलावा फिर जो है थोड़ी देर आप सामने की तरफ मुंह करके बैठे, फिर आप पीठ की तरफ बैठें। तो जो आपकी स्पाइन है और पूरी ऊपर से नीचे तक स्पाइन पे आपकी धूप लगनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने देखा होगा कि आजकल लोगों को विटामिन डी की कमी बहुत होती है। तो इसके लिए सूर्य चिकित्सा से बेस्ट और कुछ नहीं है। अब इसके बाद आती है जल चिकित्सा। जल चिकित्सा के अंदर पेट पर मिट्टी पट्टी रखी जाती है। इसमें हम आपको किसी अगले वीडियो में बाद में हम आपको मिट्टी पट्टी बनाना भी बताएंगे। तो अभी आप केवल इसकी थ्योरी जानिए कि जल चिकित्सा में क्या क्या होता है। एक तो पेट पर मिट्टी पट्टी रखी जाती है, और उसके अलावा एनीमा देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में बताया है कि जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनको जो है कब्ज़ बहुत रहती है। तो पेट साफ होना, पार्शियल जो फास्टिंग है उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है पेट साफ होना। तो उसके लिए आप अगर किसी प्राकृतिक चिकित्सालय में जाएंगे तो वहाँ एनीमा ज़रूर दिया जाएगा आपको, ताकि आपकी जो इंटेस्टाइन है वो क्लीन हो, तभी आपकी फास्टिंग का फ़ायदा होगा। फास्टिंग करने वाले जितने भी पेशेंट्स होते हैं उनके लिए एनीमा बहुत ज़रूरी होता है। एनीमा अगर नहीं लग रहा, मतलब पेट का साफ़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके अलावा पेट पे गरम ठंडा सेक भी किया जाता है। इसके अलावा मेहन स्नान आपने स्टीम बाथ देखा होगा, स्टीम बाथ ली जाती है। इसके अलावा होता है कटी स्नान क्या होता है कि टब के अंदर गर्म पानी जितने में आपका शरीर सह सके और उसमें बिठाया जाता है, और पेट तक डुबो के जो है उसमें बिठाया जाता है। ये कटी स्नान कहलाता है। ठीक है, ये जल चिकित्सा हो गई। इसके अलावा जो पेशेंट्स हैं उनको 4 से 5 किलोमीटर डेली तेज कदमों से चलना है, या अगर आप भाग सकते हैं धीरे धीरे तो भागना भी ज़रूरी है। इसके अलावा लेकिन इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि जो बीपी के पेशेंट हैं, हाई बीपी पेशेंट हो चाहे लो बीपी पेशेंट है, उनको इस तरीके से बहुत ज़्यादा तेज़ भागना नहीं है। प्लस आपको धीरे धीरे चलना है। और जो मैंने धूप स्नान बताया था, अगर आप बीपी के पेशेंट हैं और आप ज़्यादा देर नहीं वो कर पा रहे हैं, सिर में दर्द हो रहा है या आपको कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, तो आप धूप स्नान से भी हट जाइए,
क्योंकि धूप स्नान में पानी की जब धूप में आप खड़े होते हैं तो पानी बॉडी डिहाइड्रेट होती है, उससे आपको दिक्कत हो सकती है। सिर में भी दर्द होता है, चक्कर भी आते हैं। अगर आपको धूप स्नान करते टाइम ये हो रहा है तो भी आपको जो है उसको छोड़ देना है, छाँव में बैठना है। और अगर आप तेज़ चल रहे हैं या रनिंग कर रहे हैं और आप बीपी के पेशेंट हैं तो आपको बहुत धीमे धीमे चलना है, ज़बरदस्ती बॉडी के साथ कुछ भी नहीं करना। हानिकारक भोजन का हमारा रह गया था डाइट के उसमें, तो हमें इस चीज़ पे ध्यान दें। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि हमें जो है जिस समय हमारा प्राकृतिक उपचार चल रहा है तो हमें क्या क्या चीज़ें नहीं खानी। तो ये तो सबको मालूम है कि चीनी, आइसक्रीम, मिठाइयाँ, घी, मक्खन, कोल्ड ड्रिंक, तली हुई मैदा से बनी चीज़ें नहीं खानी हैं, और मांसाहार बिल्कुल नहीं, शराब बिल्कुल नहीं। उसके अलावा जो है आपका शुगर फ्री जो गोलियां खाते हैं वो भी नहीं खानी है, अपने पे कंट्रोल रखना है। और एक चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि इंसुलिन लेना बंद नहीं करना। अगर कोई पेशेंट ऐसे हैं जो प्राकृतिक उपचार कर रहे हैं लेकिन इंसुलिन भी लेते हैं तो इंसुलिन बंद नहीं करनी है, वो डॉक्टर की सलाह से ही बंद होगी, क्योंकि डॉक्टर पहले टेस्ट करेंगे, आपकी पूरी रिपोर्ट्स देखने के बाद ही वो डॉक्टर बताएंगे आपके कि इंसुलिन लेनी है कि नहीं लेनी है। ठीक है। अब लास्ट है योगा थेरेपी। योगा थेरेपी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले षटकम, फिर योगासन और फिर प्राणायाम और ध्यान। तो षटकम में 6 क्रियाएं होती हैं, जिनमें से 3 क्रियाओं का डायबिटीज़ में इस्तेमाल होता है। सबसे पहले कुंजल क्रिया, फिर जलनेति और तीसरी है धौती क्रिया। इसमें कुंजल क्रिया जो होती है इसको हम डिटेल में आगे देखेंगे। अभी मैं आपको थ्योरी बता देती हूँ, इसका प्रैक्टिकल हम आगे देखेंगे। तो इसमें कुंजल क्रिया में जो सबसे पहले क्या किया जाता है, कुंजल क्रिया में एक जग जिसमें कम से कम 2 से 2.5 लीटर पानी आता है, उसको गुनगुना करके उसको पीने लायक, मतलब जितना वो गर्म पी सकते हैं उसको पिया जाता है। उकड़ू बैठ के, कागासन में बैठ के जो है उसको पिया जाता है उस पानी को। और फिर 2 बीच की उंगलियां जो होती हैं, हाथ की 2 बीच की उंगलियां होती हैं, उनको मुंह में डाल के और पानी को बाहर निकाला जाता है। इस क्रिया को करने से मुंह से पेट तक की सारी सफाई होती है। दूसरी होती है जलनेति। जलनेति जो होती है, जलनेति क्रिया, उसमें ईयर, नोज और थ्रोट यानी आँख, वो कान, गला और मुंह, इन तीनों का जो है सफाई होती है। इन तीनों को साफ किया जाता है जलनेति के थ्रू। जलनेति में क्या होता है, एक जलनेति का लोटा होता है जिसमें एक नली सी बनी होती है, और जलनेति में गुनगुना पानी लिया जाता है, उसमें थोड़ा सा नमक डाल के उस पानी को, पानी उतना गर्म होता है कि अगर हम अपने हाथ पे डालें तो हमारा हाथ जले ना, तो बहुत हल्का गुनगुना लिया जाता है और उसको नाक के एक नॉस्ट्रल से डाल के दूसरे नॉस्ट्रल से निकाला जाता है। तो हमारा ये इससे, इस क्लीनिंग से क्या, इस क्रिया से हमारे कान, नाक और गला तीनों जो है क्लीन हो जाते हैं। तीसरी होती है धौती क्रिया। धौती क्रिया से ये वस्त्र धोती होती है। इसमें जो है एक 16 हाथ लंबी धोती होती है। धोती का एक टुकड़ा, वो धोती की लंबाई होती है 16 हाथ, और उसकी जो चौड़ाई होती है वो होती है 2 फुट के करीब, 1.5 से 2 फुट के करीब होती है। 2 फुट भी नहीं होती, 1.5 फुट के करीब होती है। उसको मुंह में डाला जाता है। उससे जो है आपका जो पेट जो है उसमें जो कफ, बलगम और आपका जो एसिड जमा होता है वो सारा निकल जाता है। तो इससे सबसे पहले इस क्रिया से, इन तीनों क्रियाओं से जो है गंदगी को बाहर निकाला जाता है। इसके बाद जो शुरू होती है वो होती है योगासन। योगासन में कुछ आसन ऐसे हैं जो डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें आपको एक तरीका वो बताऊं, बहुत ही ईजी वे याद करने के लिए। जितने भी आगे झुक के, जिनमें पेट जो है वो दबता है,
वो सारे आसन डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छे हैं। डायबिटीज़ के लिए ही नहीं, वो पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम की जितनी भी बीमारियां हैं उन सब के लिए आगे झुकने वाले आसन बहुत ही बढ़िया हैं। उसके अलावा कुछ आसन ऐसे भी हैं जो पीछे की तरफ जाती हैं, लेकिन फिर वो भी बहुत फ़ायदेमंद है। क्यों? क्योंकि उन पे पेट पे खिंचाव, पीछे जाने वालों आसन में भी पेट पे खिंचाव पड़ता है, जिससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसकी एक एक सेल तक जो है जाती है, मतलब ऑक्सीजन पहुंचती है और वो रिपेयर करती है उस सेल को। अब इसमें योगासन हम बता दें, इसमें वज्रासन, मंडूकासन, पश्चिमोत्तानासन, भुजंगासन, धनुरासन, मत्स्येंद्रासन, नौकासन, पवन मुक्तासन, हलासन और सुखासन। नेक्स्ट है प्राणायाम। प्राणायाम में सबसे पहले कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम सबसे बेस्ट प्राणायाम है डाइजेस्टिव सिस्टम की सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, क्योंकि कपालभाति प्राणायाम में जब जोर जोर से सांस को बाहर निकाला जाता है तो उससे क्या है, पेट दबता है। तो पेट से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं, उन सब में कपालभाति सबसे बेस्ट है प्राणायाम। उसके बाद आता है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम प्राणवायु को अंदर लेता है, मीन्स ऑक्सीजन अंदर लेता है और बॉडी के अंदर जाती है ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड और उसके अलावा जो बेकार गैसेस हैं वो बाहर निकलती हैं। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम करते में एक एक सेल तक, एक एक टिश्यू तक जो है हमारी प्राणवायु पहुंचती है। तो ये डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए बेस्ट प्राणायाम है। थर्ड है भ्रामरी। उसके अलावा उज्जयी प्राणायाम, नाड़ी शोधन, उद्गीत प्राणायाम और ध्यान सहित दीर्घ श्वसन। ध्यान सहित दीर्घ श्वसन बहुत बेस्ट है। ये मन को शांत करता है और किसी भी तरीके का जो तनाव है वो सबको दूर करता है। आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको प्लीज़ लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें कि आपने कहाँ से देख रहे हैं ये वीडियो, आपको कैसी लगी, और शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ करें। और नेचुरोपैथी और योग से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो, जो भी वीडियो आती रहे, उन सबका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता जाए। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। बाय बाय।